नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उच्च न्यायालय नैनीताल के दिशा निर्देशों पर बहादुराबाद में ईडीजी और एसडीएम की अध्यक्षता में स्वच्छता अभियान चलाया गया। ग्राम पंचायत, नगरपालिका, शिक्षक, स्कूली बच्चों और सामाजिक संगठनों ने स्वच्छता अभियान को सफल बनाया है। कार्यक्रम की शुरुआत पृथ्वीराज चौहान चौराहे से लेकर काली के मंदिर तक हुई है और इस दौरान साफ सफाई पर लोगों से अपील की गई कि लोग अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, साथ ही वातावरण को दूषित होने से बचाएं ताकि बीमारी ना फैले और परिसर भी साफ और स्वच्छ बना रहे। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक किया गया। लोगों को स्वच्छता बचाए बनाए रखने की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान एडीएम और एडीजी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नैनीताल के आदेश के अनुपालन में हमारे जिला मजिस्ट्रेट और जिला न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में यह अभियान चलाया जा रहा है। आज हमारा लास्ट है 18 तारीख को और हमारे सारे स्टाफ नगर पालिका शिवालय के स्टाफ आप लोग सब लगे हुए हैं। सभी का उद्देश्य है कि साफ स्वच्छ रहे और सुंदर उत्तराखंड। आज माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ये सफाई अभियान चल रहा है। ये हाईकोर्ट के आदेश से 12 से लेकर 18 तक का अभियान है। आज 18 तारीख है, आज इसका मुख्य कार्य होना है। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में न्याय विभाग के साथ साथ जो है पुलिस प्रशासन के सभी कर्मचारी और अधिकारी सभी सम्मिलित हैं। और जैसे हमारे साथ एडीएम साहब यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे मजिस्ट्रेट और हमारा स्टाफ, जितने जिले के ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ये सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। नगर निगम जितने भी मतलब जो है, तो इससे क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य समाज को साफ सुथरा बनाने का है। कॉन्कर लैंड वेव वाटर ग्लोबल के सहयोग से भारतीय सेना ने समर्थित सोल ऑफ स्टील को लॉन्च करवाया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जनवरी 2023 को देहरादून में लॉन्च किया था। आपको बता दें कि सोल ऑफ स्टील हिमालयन चैलेंज 9 पर्वतीय उपखंड समूह के 120वें स्थापना वर्ष से शुरू किया गया था। यह अपनी तरह का पहला अनूठा अभियान है जिसे गढ़वाल हिमालयी सीमावर्ती क्षेत्र के इलाके में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमावर्ती गांव से पलायन को रोककर यहां की पर्यटन क्षमता को बढ़ाना और लोगों के लिए आय का सृजन करना। सोल ऑफ स्टील अभियान में उच्च इलाकों में पर्वतारोहण, अत्यधिक ठंड में सर्वाइव करना, मानसिक और शारीरिक कुशलता का अद्वितीय मिश्रण है। यह चुनौती एक औसत युवा के लिए सैन्य कौशल सीखने के रास्ते खेलती है जो अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को परखना चाहते हैं। सोल ऑफ स्टील इसीलिए आयोजन किया गया है ताकि हमारे सीमावर्ती इलाकों के जो पोटेंशियल है, टूरिज्म पोटेंशियल है, और यहाँ से पलायन रोकने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा प्रयास यह है कि इन दूर दराज सीमावर्ती इलाकों में हम इनका आर्थिक विकास करें, एडवेंचर टूरिज्म बढ़ाएं और साथ साथ गांव वासियों को यहाँ पर रहने का साधन दें। आप सब लोगों ने आज ये कार्यक्रम देखा और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये कार्यक्रम इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में और आगे भी आने वाले समय में हमारे सीमावर्ती इलाकों के विकास में प्रोत्साहन देगा। मुझे आज बेस्ट ऑफ टेक्निक के लिए मुझे ही मिला है। मेरा सोल ऑफ स्टील में जर्नी बहुत अच्छा रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इंडियन आर्मी के साथ और क्लाउड के पिस्टन के लोगों के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद है कि ये मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकूं। और एक जो अभी ये जो सोल ऑफ स्टील एक इवेंट है, ये यूथ के लिए बहुत यूजफुल रहेगा आगे वाले, और इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे यूथ भी आ जाए और नेक्स्ट ईयर भी ये ट्राई करेंगे। यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। यहाँ की जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को, वो यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स जो जिनका लगाव हमसे बहुत ज़्यादा था, जिसके चलते हम ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाए। और हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि हमें लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश धुमाल सर जैसा ट्रेनिंग गाइडर मिला, जिन्होंने अपने को बहुत अच्छा ट्रीट किया। जब भी वो फ्री टाइम पाते थे, आते थे, अपने साथ बैठते थे और बातचीत करते थे। हम लोग का डे हालांकि काफ़ी टफ होता था, इतना ईजी नहीं होता था, बट वो आके बात करना अपने लिए काफ़ी हेल्पफुल होता तो जिससे अपने यूथ, देश के यूथ को काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले माउंटेनियरिंग फील्ड में आने का। थैंक यू।
जैसे हमने पुणे से स्टार्ट किया तब हमारे बैग में, हमारे पिट्ठू में 25-25 किलो का वेट था, क्योंकि वो जस्ट स्टार्ट था तो हमारे पास खाना भी था, टेंट भी था, तो हमको टाइम में क्रॉस भी करना था। तो वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि धूप भी हो गई थी, हमारे कपड़े भी वैसे थे। पंचायती बड़ा अखाड़े से 4 संतों को निष्कासित के मामले में महंत गोविंद दास ने कहा कि अखाड़े से निष्कासित संतों द्वारा मुझे धमकी दी गई। निष्कासित संत मेरी हत्या कराना चाहते थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक द्वारा निष्कासित संतों का समर्थन किया जा रहा है, इसमें हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने कहा कि हरिद्वार से कई संत लापता हुए हैं, उसमें इन सभी भूमाफियाओं का हाथ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी हमने इसमें कार्रवाई की मांग की। जल्द ही संतों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। वहीं स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा है कि देवभूमि सुरक्षित नहीं है। साधु संतों द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि तुरंत इन लोगों की जांच की जाए। अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो साधु संत गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर धरना देंगे। केंद्र नेतृत्व तत्काल विधायक को निष्कासित करे। से निष्कासित कुछ संतों ने हमको धमकी दी है। ये सीधा सीधा मेरी हत्या कराना चाहते हैं और किसी भी प्रकार से षड्यंत्र रच करके मुझे फंसाना चाहते हैं। आज कोई भी राजनीतिक दल अखाड़े की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप राजनीतिक दल हैं, अखाड़े में आते हैं, आपको सारे संत एक समान है। आप सबके पास आइए, सबके पास जो है कि आप सम्मान करेंगे। आप एक व्यक्ति विशेष को लेकर चल रहे हैं, हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्थानीय विधायक और सांसद दोनों मिलकर के भूमाफिया हैं बड़े, और ये भूमाफियाओं का गैंग बन गया है। और इस गैंग का आग को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक जो है उत्तराखंड की देवभूमि और हरिद्वार सुरक्षित नहीं है। इसके लिए हमने शासन, प्रशासन और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि बिना विलंब करे इनकी जांच की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा और एक पंच के महंत को निष्कासित किया गया, उनके साथ साथ 3 संतों को, क्योंकि उनके ऊपर मदन कौशिक का संरक्षण था और मदन कौशिक रोज अखाड़े में जाकर उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, संतों को धमकाने का काम कर रहे हैं। जो भी संत बोल रहा है उसके खिलाफ नोटिस भिजवा रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए, संतों से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने के बजाय आप उन्हें धमका रहे हैं, हत्या करवाना चाहते हैं। आपने अखाड़े की 20 करोड़ की संपत्ति भूपतवाला में पेट्रोल पंप जिसमें बनाया हुआ है वो मोहनदास के समय में आपने अखाड़े से ली। अखाड़े की अन्य संपत्तियों पर आपकी और लगातार निगाहें हैं, इसलिए आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। पर्यटन विभाग में विशेष कार्यकारी अधिकारी भास्कर खुलबे ने बद्रीनाथ पहुंचकर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर तेजी से काम चल रहा है और प्रोजेक्ट के सभी कार्य पूर्ण होने के बाद बद्रीनाथ धाम और भी ज्यादा दिव्य और भव्य दिखेगा और श्रद्धालुओं को धाम में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। चारधाम यात्रा के साथ साथ बद्रीनाथ में कठिन परिस्थितियों में पुनर्निर्माण कार्यों की अच्छी प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने स्थानीय प्रशासन की सराहना की। तो पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया जा रहा है और ऐसे में स्थानीय प्रशासन की इस दौरान सराहना भी की गई। तो भास्कर खुलवे बद्रीनाथ पहुंचे थे और उत्तराखंड में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सवाल ये है कि जिन्हें रोकना चाहिए वो ही चुप है। आखिर गर्भगृह में ये वीडियो कैसे बना, वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह के हाव भाव महिला केदारनाथ गर्भगृह के अंदर कर रही है, केदारनाथ धाम आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देश के कोने कोने से भारी तादाद में तीर्थयात्री बाबा केदार के धाम में पहुंच रहे हैं। आम आदमियों के लिए केदारनाथ धाम के गर्भगृह का वीडियो बनाना प्रतिबंधित है, लेकिन एक महिला गर्भगृह में जमकर नोट उड़ा रही है। उसका यह वीडियो
सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में लोकप्रिय कलाकार हिमानी शिवपुरी, आरुषि निशांक और बसंती भिस्टे, संगीता डोडियाल, डॉक्टर गीता खन्ना सहित उत्तराखंड मूल की अन्य महिलाओं को शक्ति अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 1 वर्ष की उपलब्धियों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमने बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे सभी विभाग अगले 10 वर्षों के रोडमैप पर गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। हम पर्यटन, कृषि, बागवानी, होमस्टे के क्षेत्र में नई नीतियां एवं योजनाएं लाए हैं। अगले 5 वर्षों में उत्तराखंड की जीएसडीपी दोगुनी हो, इसके लिए प्रत्येक वर्ष का एक लक्ष्य निर्धारित कर उस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा कैंट के पटेल नगर में स्थानीय जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात का 102वां संस्करण सुना। सीएम धामी ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनभागीदारी, सेवा भाव से होने वाले सामाजिक कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने जल संरक्षण से जुड़े स्टार्टअप, तालाबों, नदियों को पुनर्जीवित करने, भारत में आपदा प्रबंधन सशक्त किए जाने, दुग्ध उत्पादन जैसे विभिन्न विषयों पर आम जन को जागरूक किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में सामाजिक कार्यों के प्रति प्रेरणा मिली। उच्च न्यायालय ने संयुक्त तत्वाधान में लिया है और लगातार ये सप्ताह स्वच्छता के लिए समर्पित है। हमारा ये उद्देश्य है और संकल्प है कि सरकार जहां ऐसे अभियानों को प्रारंभ कर रही है, हमारा नगर निगम कर रहा है, अन्य संस्थाएं कर रही हैं, आज 102 निकाय स्वच्छता के अभियान को लेकर आगे आए हैं। उन्होंने अपने अपने सभी निकायों में आज इस प्रकार का अभियान प्रारंभ किया। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि सभी लोग इस अभियान में सहभागी बने। उत्तराखंड में पिछले कुछ साल में हुए अंतर धार्मिक विवादों को संज्ञान में लेने के लिए उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस प्रशासन की माने तो अभी तक के निकले आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 के बाद से प्रदेश भर में कुल 18 मामले धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं। वहीं इन मामलों को देखते हुए सभी जिलों के एसएसपी को निर्देशित कर दर्ज किए गए मुकदमों में से युवतियों के अपहरण से संबंधित मुकदमों का ब्यौरा मांगा गया है। इसको लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि अंतर धार्मिक मामलों में से अपहरण के मामलों का प्रशिक्षण करके देखा जाएगा। इनमें से कोई मामला धर्मांतरण कानून के उल्लंघन के अंतर्गत है या नहीं और संज्ञान में आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो इंटरफेथ, इंटर रिलीजन का जो एलओपी है, किडनैपिंग है, अबडक्शन का जो आईपीसी केसेस है, उसको परीक्षण कराई जाएगी कि उस पर कहीं धर्मांतर कानून है उसका उल्लंघन तो नहीं होता है, तो वो परीक्षण की जाएगी, ना कि बाकी जो ऐसे कोई मामला। दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में पवित्र यंग क्लब एवं नगर खेल समिति के तत्वाधान में गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता दिनेशपुर कप का स्वर्गीय पवित्र सुहा एवं स्वर्गीय गुरुपद विश्वास के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूर्व खेल मंत्री अरविंद पांडे ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में नेपाल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, लखनऊ, देहरादून, रुड़की, कोटद्वार, हरिद्वार, काशीपुर, रामपुर के साथ 16 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान पूर्व खेल मंत्री वर्तमान विधायक अरविंद पांडे ने कहा, दिनेशपुर एक बहुत छोटा सा शहर है, इतनी छोटी सी इलाके में अंतर्राज्य का खेल कराना बहुत बड़ा कदम है। मैं सबसे पहले आयोजकों का धन्यवाद करूंगा क्योंकि इसी खेल के माध्यम से पूरे देश में दिनेशपुर का नाम रोशन होगा। फुटबॉल टूर्नामेंट
अंतर्राज्यीय इस भव्य टूर्नामेंट की मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और जो कमेटी है, इस कमेटी के संरक्षक के रूप में हमारे यहाँ की जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं बहन सीमा प्रसाद, उन्होंने स्थानीय युवाओं को खेल में आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी टीम को लगाया और इस छोटे से इलाके में अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट फुटबॉल का करा के निश्चित ही बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। क्लब और उसकी सहयोगी संस्था जो स्वर्गीय गुरुपत विश्वास मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट का यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और इस प्रतियोगिता में 16 टीमें पूरे देश की, इसके अलावा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की 2 टीमें हैं और अब की बार जो है पिछले साल की रनर टीम कई टीमों को हमने यहाँ पे एंट्री दी है। पहली बार बंगाल की टीम यहाँ पे खेल रही है, फरीदकोट पंजाब की टीम यहाँ पे खेल रही है, उसके अलावा छतरपुर मध्य प्रदेश की टीम यहाँ पे खेल रही है। टनकपुर चंपावत एनएच में धोन नामक स्थान के पास सड़क पर सिख श्रद्धालुओं की बस पलट गई, जिसमें 50 से 60 यात्री सवार थे। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन, पुलिस व आपदा टीम मौके पर पहुंच गई। जानकारी के अनुसार दुर्घटना में किसी भी मृत्यु नहीं हुई है। बस में लगभग 50 से 60 के बीच यात्री बताए जा रहे हैं। कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों में से एक नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते नजर आ रहे हैं। हालांकि दावेदारी को लेकर उनकी तरफ से खुलकर तो नहीं बोला गया है, पर इशारों में अपनी दावेदारी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान उनको चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी देता है तो वो इस जिम्मेदारी को पूरा करके जरूर दिखाएंगे। हालांकि कांग्रेस नेताओं की माने तो चुनाव में दावेदारी करने का हक सभी को है, इसीलिए कांग्रेस का हर सिपाही अपनी अपनी दावेदारी कर सकता है, लेकिन टिकट किसको मिलेगा, कौन सा दावेदार टिकट की रेस में सबसे आगे रहेगा, ये पार्टी हाईकमान ही तय करेगा। मैं जब से राजनीति में आया, मैं पार्टी का सिपाही होकर के काम करता हूँ और पार्टी का जो आदेश होगा वो हमेशा जिम्मेदारी होता है, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपकी इच्छा रहेगी ना, पार्टी अगर इस लायक हमको समझेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी को निर्णय करना है कि कहाँ से किसको लड़ाया जाए। उस श्रेणी में कहीं गोविंद सिंह कुंजवाल का भी नाम आएगा तो हम भी पार्टी के निर्देश को मानेंगे। हाईकोर्ट के निर्देशों के चलते कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भीतर कूड़ा एकत्र करके निस्तारण किया गया। इस बात की पुष्टि उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा की गई। कालागढ़ और सोना नदी रेंज के तहत विभाग स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। कालागढ़ की नई कॉलोनी स्थित रामनगर गेट पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक एकत्र हुए। वहीं उप प्रभागीय वनाधिकारी डॉक्टर शालिनी जोशी ने नियमित तौर पर सफाई किए जाने पर बल दिया। बता दें कि अभियान के तहत कई स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत रामनगर गेट से वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र तक और सेना नदी रेंज के सीमावर्ती इलाकों में कूड़ा करकट और कचरा बोरे में एकत्र करके निस्तारण किया गया। मानसून सीजन को देखते हुए कालागढ़ टाइगर रिजर्व का पर्यटक जोन सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट पर्यटकों के लिए 15 जून से बंद कर दिए गए। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट हर साल पर्यटकों के लिए 15 नवंबर को खोले जाते हैं। इस साल भी हजारों की संख्या में पर्यटकों ने सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डे और नाइट विजिट किया, जिससे वन विभाग को लाखों रुपए में आय हुई है। वहीं कालागढ़ टाइगर रिजर्व के एसडीओ आनंद सिंह नेकी ने बताया कि मानसून सीजन में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार हमारे यहाँ सोना नदी जो हमारा बदनवासा गेट है वहाँ से पर्यटकों की आमद अच्छी खासी रही है और अच्छा फुटफॉल रहा है और इससे हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और क्षेत्र में जो है इससे जो है इको टूरिज्म की जो संभावनाएं बनावट बनी हुई है उससे लोगों को भी फायदा होगा।
रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेल्टा गांव में 11 जून की रात पंकज नाम के एक युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर मौत हो गई थी, जिसके बाद 12 जून को ग्रामीणों ने गांव के ही दूसरे पक्ष पर हत्या का आरोप लगाकर सिविल लाइन कोतवाली में हंगामा किया गया था, जिसके बाद शव के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में एससी/एसटी आयोग की टीम गांव पहुंची और दोनों पक्षों से मुलाकात की और किसी भी बेकसूर पर कार्रवाई नहीं होने का आश्वासन दिया। ये जो अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें एक पंकज की डेथ हो गई थी, उस मामले को कहीं ना कहीं आपस में कुछ गलतफहमियां या जो भी हुआ है, थोड़ा तेज बोल दो, उस प्रकरण में हम यहाँ पर आयोग अपनी जांच करने के लिए आया है कि वास्तविक स्थिति क्या थी और किस में उसकी किस की कमियां रही और किस कारण से यह इतना बड़ा प्रकरण हो गया। खबर रुड़की से, जहां लापता युवक अमजद के परिजनों ने बताया कि हमारा बेटा अमजद घर से काम के लिए निकला था, जो आज तक घर नहीं लौटा। अमजद जब शाम को घर वापस नहीं लौटा था तो हमने उसकी रिश्तेदारों में आसपास पड़ोस इलाके में काफ़ी तलाश की, जिसके बाद अमजद की गुमशुदगी की सूचना पर समय पुलिस ने दर्ज कराई, लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी अमजद की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक बार फिर हमें उम्मीद जगी है कि शायद अब हमारा बेटा मिल जाए। इसी बीच अमजद के परिजनों ने रुड़की सिविल लाइन्स कोतवाली पहुंचकर कोतवाली का चार्ज संभाल रही एएसपी मैडम से मुलाकात की और एएसपी ने उन्हें आश्वासन किया है कि प्रशासन आपके बेटे की तलाश करने में हर संभव प्रयास करेगा। सीओ साहब ने बुलाया था, तो वहाँ से सीओ साहब से ऑफिस से फोन आया किया उन्होंने कोतवाली रुड़की थाने में मैडम के पास। तो आज बुलाए थे हमें मैडम जी ने, तो उन्होंने हमसे बात पूछी हमारे बेटे के बारे में। तो वो कहने लगे आप घबराओ नहीं किसी बात से भी, और हम आपकी पूरी मदद करेंगे, और जितने भी हमारा स्टाफ है तुम्हारे बेटे को ढूंढने में हम लगे हुए हैं। हमारा बेटा 14 महीने हो गया जी। जानकारी तो उसके गुम होने के 2 दिन बाद ही रिपोर्ट करा दी गई थी जी, कोतवाली से रिपोर्ट कराई गई थी, और हमारे रिपोर्ट 100 चौकी में आ गए थे। न्याय रजिस्ट्रार दरोगा थे, उन्होंने हम कार्रवाई करी थी, उन्होंने बेचारों ने हमारी बहुत हेल्प करी और बहुत अच्छी हमारे साथ उन्होंने मेहनत करी, लेकिन कोई फायदा हासिल नहीं हुआ जी। बस यह है कि हमारा बच्चा गायब हुआ है, क्या नाम उसका, पूरे 13 महीने हो गए। 14 महीने उसे 25 तारीख को आने वाली 25 तारीख को उसे पूरे 14 महीने हो जाएंगे जी। बस हमारी तो इतनी गुजारिश है सरकार से कि बस हमारी मदद करें। जहां हमने एप्लीकेशन दे रखी है, हमें उनके ऊपर बहुत यकीन है और बहुत भरोसा है अपनी कानून पर, इसलिए हम ना कानून का सहारा लिया। हम ढूंढ के अपने बच्चों को थक गए, हम लोग बहुत जगह ढूंढ। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।